ग्रॉचमैन ने लिखा कि 1964 में जब दो पॉलिश लोगों ने पहली बार रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दी, उन्होंने भी योगा फिलॉसफी के आधार पर ये सारा कुछ किया। अब ये योगा जो है ना, ये केवल योगासना नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, इन सारी चीजों की मैं बात कर रही हूं। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। मैं जो लास्ट बात कहना चाहती हूँ वो उस स्ट्रेस की है जो हमने कोविड में इसलिए फेस किया क्योंकि हम बड़े सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से पीड़ित हैं। हमारा देश जो है ना वो कलेक्टिविस्टिक है, यानी कि हम जॉइंट फैमिलीज में यकीन किया करते थे, एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहना हमारी परंपरा थी, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात किया करते थे। अब ये धीरे धीरे घटने लगी। और मजेदार बात यह है कि हम क्या करते हैं कि हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े रहें, हम उस तरह की प्रेम की प्रीत की गंगा भी अपने घर में बहाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने बच्चों में इतनी कॉम्पिटिटिवनेस, इतनी प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो कंपटीशन है, उनको तो उससे आगे निकलना है, दी बेस्ट बनना है, तो जेलसीज तो आएंगी आएंगी। हमने तो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी। जहां प्रतिस्पर्धा आई वहीं पर हमारे अमेरिकन इंडिविजुअलिस्टिक थॉट जो है हमारे दिमाग में आ गया। अब हमारे बच्चे तो बड़े कंफ्यूज्ड हैं, वो उधर से कलेक्टिविज्म भी चाहते हैं, उधर से इंडिविजुअलिज्म भी चाहते हैं। सो दीज आर द कंफ्यूज्ड आइडेंटिटीज। पहले क्या हो रहा था कोविड से पहले, जब बच्चे चले जाते थे माँ सोचती थी चलो शुक्र है थोड़ी देर के लिए तो जान छूटी, ये सारा दिन जवाब देते हैं। हस्बैंड चले जाते थे, औरत बड़ी खुश हो जाती थी। वर्किंग लेडीज जो है वो ये सोच लेती थी कि चलो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, चेंज हो जाएगा। हमने एक तनाव प्रबंधन का गलत तरीका अपनाया। वो क्या था? अवॉइडेंस कोपिंग। हमने परिस्थितियों को फेस नहीं किया, हमने उनका सामना नहीं किया, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाई। अब तो बड़ी मजबूरी हो गई, अब तो हम सारे के सारे एक ही छत के नीचे बैठे, स्कूल तो है नहीं, बच्चों ने जाना नहीं है, अब बच्चे बड़े जवाब देते हैं आगे, हमारे पास इतना संयम नहीं है, अब कहां से कैसे काम करें। ये एक सबसे गहन समस्या है जो हमारे लोगों ने फेस की। एक मेरा पेशेंट था, उसको क्लास्ट्रोफोबिया हो गया था। मैंने उसको बस इतना सा कहा, मैंने कहा मेरे भाई तू एक काम कर, अपनी बीवी के साथ तेरी बनती है? कहता हाँ। बच्चे? कह रहे बच्चों को कोई फुर्सत नहीं है, दे आर डॉक्टर्स और वो अपनी अपनी क्लासेस जो है वो लगा रहे हैं। बहुत नजदीक का थे, रोहतक से आगे एनसीआर के थे, नोएडा के थे, फर्स्ट वेव की बात। मैंने कहा अच्छा फिर एक काम करो, तुम्हारी बीवी की तो बनती है, तुम फिर उनके साथ बैठकर क्यों नहीं बात करते स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए? तो बोले कि उसके पास फुर्सत कहाँ है। मैंने कहा क्यों फुर्सत नहीं है? बोले इतना सारा काम है घर का, वो तो सारा दिन किचन किचन में ही रहती है। मैंने कहा आप किचन में नहीं घुसते कभी? बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा फिर आप क्या करते हो? ये टोल्ड मी। तो मैंने उनको बस ये पूछा, मैंने कहा इज इट पॉसिबल तुम अपनी ईगो अबेंडन कर सकते हो, वो पुरानी पितृसत्तात्मक भूमिका वाली, और क्या अपनी वाइफ की मदद कर सकते हो किचन में? अगर हम मिलकर खाना बनाएं, वहां भी गपशप हो जाएगी, फिर उसके बाद टीवी भी मिलकर के देखें, एंटरटेनमेंट भी इकट्ठी हो जाएगी। कैसा लगता है ये आइडिया? बोला मैडम जी उससे फिर मेरा ये क्लास्ट्रोफोबिया थोड़ी दूर हो जाएगा। मैंने कहा कोई ना, इसका भी इलाज करेंगे, आप ये करके तो देखो। उन्होंने किया। क्या था, छोटा सा घर था उनका, फ्लैट बहुत छोटा था, दिल्ली में छोटे छोटे होते हैं। अब वो ड्राइंग रूम में बैठ करके जब दोनों हंसते थे, मूवी देखते थे, बात करते थे, धीरे धीरे बच्चे भी आने लगे, परिवार का माहौल बदला, कंजीनियल एनवायरनमेंट हुआ। और वो व्यक्ति तो भूल ही गया कि ये क्लास्ट्रोफोबिया होता ही क्या है। हर समय उसको डर था घर में आग लग जाएगी, मैं बाहर कैसे भागूंगा, बिसाइड्स क्लास्ट्रोफोबिया इसकी ये भी। तो हमें ये रिलेशनशिप जो है ना वो इंप्रूव करनी है, ये सबसे बड़ी बात है। उसका तरीका है प्रत्याहारा का प्रयोग कीजिए। मैं योगा की बात कर रही थी, यम, नियम, प्राणायाम एंड देन इज प्रत्याहार, बीच में आसन भी होता है। मैं योगासना की बात नहीं कर रही हूं, मैं केवल इस समय प्रत्याहार की बात कर रही हूं, यानी कि वो हमारी ज्ञानेंद्रियां जिनको हमने बाहरी खुशियां, पार्टी जाना है, बच्चों को ही जल्दी जल्दी से शराब पीनी शुरू कर देनी है क्योंकि वो हाई फील करते हैं, उनको स्मोक करना है, ये जो बाहरी तरीके हमने अपनी खुशियों के अपनाए, वहां से हमको इनवर्ड आना है। स्वयं, सेल्फ, ग्रोथ ऑफ माई सेल्फ, मेरे सेल्फ को मैं कैसे विस्तृत करूं, उसको कैसे बड़ा करूं, अपनी ईगो को कैसे अबंडन करूं। थोड़ा सा हम्बल होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा कम टोकते हैं अपने बच्चों को,
थोड़ा ओवर पैम्परिंग को भी कम कर देते हैं। जब भी बच्चा टीचर की शिकायत करता है तो उसको जरा उस शिकायत को चटकारे ले लेकर के सुनना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा और घटा देते हैं ओवर क्रिटिसिज्म जिसमें हम फंस चुके हैं, आलोचना के अंदर। देखो फर्क होता है क्रिटिकल होने में और क्रिटिसिज्म में, बड़ा फर्क है। क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है, लेकिन 24 घंटे का क्रिटिसिज्म आपके अंदर ही नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। क्या हम थोड़ा थोड़ा पति पत्नी के रूप में एक दूसरे की खिंचाई करना कम कर सकते हैं? क्या इस होड़ को थोड़ा सा घटा सकते हैं? क्या हमेशा ये जरूरी है कि पति ये सोचे कि ये तो पत्नी नहीं झुकती और पत्नी ये सोचे कि पति नहीं झुकता? ऐसे ही बच्चों के लिए, ये बच्चे हैं, ये बदतमीज हैं, ओके आई नो, मैं जानती हूँ कि ये बच्चों का फर्ज है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन मॉडल हम हैं। जब हम अपने बच्चों के सामने एक ही छत के नीचे बैठे रोज रोज लड़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों से कैसे ये अपेक्षा रखते हैं, कैसे रखते हैं कि वो हमारी इज्जत करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, मेरी प्रार्थना ये है कि कोविड में सारे के सारे वही स्ट्रेसेस बढ़ गए जो हमारे को पहले थे। पहले हम अवॉइड कर रहे थे, अब परिस्थिति ऐसी बनी जिसको हम आज अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। मौका है, इससे अच्छा सुअवसर नहीं मिलेगा हमको। एक म्यान में एक साथ 4 या 5 तलवारों को कैसे हम समा दें, ये हमें सीखना है। अपनी ईगो को थोड़ा थोड़ा यदि हम अबेंडन करें, थोड़ी प्यार की गंगा बहाते हैं, थोड़ा सा अपने रिश्तों में नए रंग भरते हैं, नई खुशियां लाते हैं, क्यों इंतजार करें कि वो झुकेगी? एक दिन प्रत्याहार करते हैं, केवल एक दिन। आज मेरी पत्नी मेरे को कितने भी ताने मारे, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। हम फेल करेंगे, डोंट वरी। जब हम फेल करेंगे 2 बार के बाद तीसरी बार हम उलझ जाएंगे। उलझने के बाद हम अपने आप को बताएंगे, ओहो मुझे तो उलझना नहीं था, ओके मैं कल फिर से ये प्रत्याहार करूंगा। अब फिर कल कर लेंगे, वाइस वर्सा। सारा दोष आदमियों को नहीं है प्लीज, हम महिलाएं भी कोई कम नहीं है, हाँ बराबर की टक्कर देती हैं हम, है ना? तो ये हमको करना है। ये प्रत्याहार से हमारे जीवन में हर प्रकार का आनंद आ जाता है, क्योंकि ये माना गया है साइकोसोमैटिक मेडिसिन में कि यदि रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो कोई भी गम, कोई भी स्ट्रेस, नेचुरली आप अकेले नहीं हो ना फाइट करने के लिए। आपको इमोशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आपको हर तरीके की सपोर्ट अपने ही घर के अंदर है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी काउंसलर के पास नहीं जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इससे अच्छा जो है कुछ हो ही नहीं सकता। तो साइकोसोमैटिक मेडिसिन में या माइंड बॉडी मेडिसिन में हम कहते हैं एक्सरसाइज कीजिए, हम कहते हैं माइंडफुलनेस कीजिए, हम कहते हैं सोशली कनेक्टेड रहिए। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा था, सम ऑफ अस वर देयर, बच्चों को करने दो ऑनलाइन पजामा पार्टी किसी किसी वीकेंड पर, हर 15 दिन के अंदर उनको अपने दोस्तों से मुखातिब हो लेने दीजिए। रेगुलर करिए अपनी ब्रीथ को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए न्यूज का एनालिसिस करने के लिए, ताकि नेगेटिविटी कम रहे। हाँ, तीसरी लहर क्योंकि बच्चों के लिए आने वाली है, इसलिए हम बच्चों का जो है वो विशेष ख्याल करें, हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के बाद यदि हमें लगे कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी भी समस्या है, तो हम उनके लिए एक रोल मॉडल बने, अपना रूटीन बनाएं, उनको भी बहुत प्रेम से अच्छे रूटीन में आने के लिए कहें, खुद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मॉडल करें ताकि वह इसे फॉलो कर सके। उन्हें अपनी स्टोरीज सुनाइए कि आज ये ब्रीच हो गया और इस ब्रीच को मैंने ऐसे ऐसे रिकवर कर लिया, ताकि उनकी स्ट्रेंथ, उनका मोरल बना रहे। बस इन चीजों के साथ मैं अब अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको मैं मुबारक भी देती हूँ कि आपने बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक आज के लिए चुना है। मैं जो भी जस्टिस कर पाई, पर आशा है कि आप थोड़ा थोड़ा मेरे तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, एंड आई होप इट प्रूव्स हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कोई प्रश्न है तो, अगर हमारे यहाँ परिपाटी है प्रश्न उत्तर की, तो मैं तैयार हूँ। मैं एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये मानती हूँ कि जब मैं गांव के लोगों से बातचीत करती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि हमने तो टेस्ट ही नहीं कराया मैडम जी, सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर हमने ये मान लिया कि ये कोविड है। और क्यों नहीं कराया, तो ये बताया गया कि हम इसे स्टिग्मा मानते हैं, पड़ोसी को पता चल जाता तो क्या होता।
तो सबसे पहला कदम जो मुझे लगता है हम सबको उठाने की जरूरत है, वो ये स्टिग्मा, हम इसे दूर करें, इस स्टिग्मा को, कि ये छुआछात की बीमारी नहीं है। मेरे पास में ऐसे केसेस शहरों से भी आए। एक हेल्थ वर्कर ने मेरे को ये कहा, कहता मैडम मैं इस बात से नहीं डरता कि मुझे कोविड-19 हो जाएगा, मैं इस बात से डरता हूँ कि वो ऐसे खाना फेंकते हैं जैसे कि कोई मैं अछूत हूँ। तो वो जो स्टिग्मा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज मैं एक केस डिस्कस कर रही थी, उसमें डेथ हो गई और ये नहीं बताया जा रहा कि ये कोविड के कारण से डेथ हुई है। तो इस स्टिग्मा के प्रति हमारे को वो एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। और ये जो गुलशन जी ने भी बात कही थी कि लोग बताते ही नहीं है और बाहर भी निकल पड़ते हैं, वो जो केयरलेसनेस का एटीट्यूड है। कल मैं कहीं एक परसों मैं शाम को एक परिचर्चा में थी, शिक्षा पर परिचर्चा थी। आपको हैरानी होगी कि लोग बात वहां कर रहे थे कि ये वर्ड जो प्लैंडेमिक मैंने सुना, वहां से सुना। तो ये हम जो पढ़े लिखे साथी हैं, माफ कीजिएगा, हम बौद्धिक वर्ग में बैठे हैं, परंतु हम बौद्धिक वर्ग को सबसे पहले अपने बौद्धिक वर्ग के साथ ही लड़ाई लड़नी है। यही एक वास्तविकता है, ये सत्य है, हमें ये स्वीकार करना चाहिए और हमें इसको फेस करना होगा और लोगों को ये बताना होगा कि देखिए ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है और ये ऐसी बीमारी नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो आपको पोस्ट कोविड, पता ऑपोजिट बात कह दो ना, कि नहीं बताओगे ना तो पोस्ट कोविड सिम्टम हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, बता दोगे तो हम तुम्हारे घर ट्रेनर भेज देंगे। ऐसे ऐसे मेथड्स निकाल के इन लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज है। जागरूकता तो हम सब जानते ही है, जरूरी है। ये क्या इसके लिए कोई साइकोलॉजिकल टूल भी हैं जिससे कि ये अज्यूम्ड फियर लोगों में कम हो जाए, ऐसा कुछ? नहीं, साइकोलॉजिकल टूल इसका जो है एज्यूम्ड फियर का, एक तो साइको एजुकेशन है। जैसे मैं आपको एक स्टडी बताती हूँ, उस स्टडी में क्या हुआ था कि इन्होंने 19 देशों में, नहीं सॉरी 27 देशों में स्टडी चली थी और 19 साल तक चली थी। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी थी। दिस वाज कंडक्टेड बाय हाजलेट एंड डियाज। 1999 में इन्होंने इसे रिपोर्ट किया था और इसमें इन्होंने यही स्टडी किया था कि जब लोगों ने ये भय पैदा कर लिया कि अगर ये हो गया तो, ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या हुआ, तो 85% ऑफ द लोगों के साथ वो समस्या आई ही नहीं जो उन्होंने सोची। बाकी 15% को उस डिग्री की नहीं आई साहब जो उन्होंने सोची। और उन 15% में से 79% ने ये रिपोर्ट किया कि ये हमें इस प्रॉब्लम को फेस करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। एज्यूम्ड फियर वर्ड मैंने क्यों चेंज किया, मनोवैज्ञानिक इसे सीधे डिल्यूजन के उसमें डाल देते हैं। अब डिल्यूजन जो है वो एक क्लिनिकल टर्म है और हम ये कहते हैं कि काउंसलिंग जो है वो सामान्य व्यक्तियों की होती है। जैसे मैं सामान्य हूं, मुझे भी कोई दिक्कत आ सकती है, मैं आपके पास, कुछ सर के पास, नेहरा साहब के पास, गुलशन जी के पास, किसी के पास भी जा सकती हूँ, ये मेरे से नहीं हो रहा, जरा मुझे बताओ क्या करना है। तो ये अंतर है, उस अंतर को हम बनाए रखना चाहते हैं, स्टिग्मा ताकि ना रहे। इसलिए एज्यूम्ड फियर को मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ही करते हैं और क्योंकि एज्यूम्ड फियर की वैरायटी इतनी ग्रैंड है कि हम केवल मात्र उसी समय पर, जैसे कोविड आया तो लोगों ने क्वेश्चनियर्स बनाए ये जानने के लिए कि आपको भय लग रहा है, कितना लग रहा है, क्वांटिटेटिवली ऑब्जेक्टिवली उन्होंने उसको मेजर किया। मैं राजीव जी सहमत हूं, मैंने आपको एक केस अपना सुनाया भी है इस तरीके का वाला। और साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने अभी साइको फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप भी मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो अगर फियर होता है तो उससे मेरा जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। जब वो ठीक से काम नहीं करता तो मेरा मसल भी ठीक से काम नहीं करता। तो ये पैरेलल ही चलते हैं, इनके अंदर माइंड बॉडी इंटरेक्शन जो है ये बड़ा ही ज्यादा स्ट्रांग है। सो हम साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करते हैं, हम मनोवैज्ञानिकों को ये करना चाहिए। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारी पीजीआई से मेरे को बहुत सारे केसेस ऐसे मिले ड्यूरिंग माय काउंसलिंग जब डॉक्टरों ने ये चीजें बताई, परंतु डॉक्टरों के पास इतना समय नहीं है। हो सकता है यदि हम वही पेशेंट्स के पास काउंसलर्स को भेजना शुरू करें, वहां जा पाए, या उनको डॉक्टर्स हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें कि एक बार उनसे जरूर बात करें, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस समस्या है राजीव जी, मैं सहमत हूं आपसे।